हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है 9th 10th 11th 12th सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जहां ऑक्सीकरण अवस्था होगी वहीं केमिस्ट्री होगी, ठीक है। यदि ऑक्सीकरण अवस्था नहीं आपको आती, नहीं ठीक से आप नहीं जानते, तो आप जो आपकी केमिस्ट्री रहेगी उस केमिस्ट्री के फॉर्मूले ही नहीं मेक कर पाओगे। जब फॉर्मूले ही नहीं बना पाओगे तो आप क्या केमिस्ट्री पढ़ोगे? क्या आप केमिस्ट्री पढ़ोगे? नहीं पढ़ सकते, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये केमिस्ट्री की जान है। क्या? केमिस्ट्री की जान है। यदि इस जान को निकाल दें, अगर किसी भी इंसान से हम उसकी जान को निकाल दें तो क्या उसका अस्तित्व रहेगा? नहीं ना। तो ऐसा ही मेरे भाई ये टॉपिक है ऑक्सीकरण अवस्था। बेसिकली बहुत जरूरी है, आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इस ऑक्सीकरण अवस्था वाले टॉपिक को जड़ से खत्म कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था पर ही कि ऑक्सीकरण अवस्था होती क्या है, ठीक है। चलो, बेसिकली आप तत्व तो जानते ही हो मेरे भाई, ठीक है। तत्व तो जानते ही हो, ठीक है। तत्व क्या होता है ना, ये आप जानते हो, ठीक है। अब शुद्धतम परमाणु है ना, शुद्धतम जो परमाणु होता है उसे ही हम बोलते हैं तत्व, ठीक है। या फिर हम ऐसा कहें, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो बना पदार्थ होता है उसे हम बोलते हैं तत्व। तत्व बेसिकली बहुत छोटा होता है, ठीक है। तत्व तो आप जानते हो, और तत्वों की संख्या मेरे भाई जो है ना वो 118 है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये तत्व है ऑक्सीजन, ये तत्व है हमारा ऑक्सीजन। इसको ही हम तत्व बोलते हैं और इसको ही हम जनरली बोल देते हैं परमाणु। मींस कहने का मतलब ये है कि तत्व ही परमाणु है, परमाणु ही तत्व है, ठीक है। अब किसी भी परमाणु, कोई भी परमाणु होता है तो उस परमाणु का एक परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। जहां पर ए होता है, यहां पर हमारा सॉरी है ना, यहाँ जेड है, ठीक है। तो जेड होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ठीक है। किसी भी कोई भी तत्व हो उस तत्व का एक परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। और उस परमाणु का या उस तत्व का एक होता है परमाणु भार। तो ए है हमारा परमाणु भार, परमाणु भार ये होता है, ठीक है। अब जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है वही होती है प्रोटॉन की संख्या और वही होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी तत्व के पास। इतना आपको पता है। एक बात और जानो, तो दोस्तों आपको पता है जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की संख्या और वही होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मेरे भाई एक चीज याद रखना कि कोई भी जो तत्व या परमाणु होता है, तत्व जो होता है कभी भी अपने प्रोटॉन दान नहीं करता, कभी भी अपने प्रोटॉन को दान नहीं करेगा। लेकिन कोई भी जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन का दान भी कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, डोनेट भी कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन को वो गेन भी कर सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशंस कर सकता है। कोई भी जो तत्व है इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ठीक है। इतना आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां से इलेक्ट्रॉन को दान करने या फिर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से यहां दो कंडीशंस बन जाती हैं, ठीक है। अब दो कंडीशंस वो क्या है? तो मेरे भाई वो दो कंडीशन ये हैं कि आपको बेसिकली पता है यदि कोई व्यक्ति अपने पैसे को दान करता है तो जो देने वाला है वो धनी बन जाता है, देने वाला है वो धनी बन जाता है, ठीक है। और ये जो व्यक्ति उसे लेता है वो ऋणी बन जाता है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति दान कर रहा है और एक व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, तो देने वाला धनी होता है, लेने वाला ऋणी होता है। बेसिकली आपको पता है। तो मेरे भाई जो भी परमाणु, जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करेगा उस दान करने से उस पर आ जाएगा धनावेश। क्या आ जाएगा? धनावेश। और जो भी परमाणु या तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से उस तत्व या परमाणु पर आ जाएगा ऋणावेश, उस तत्व या परमाणु पर आ जाएगा ऋणावेश।
एक बात और समझ लो कि मेरे भाई यहां पर कोई तत्व या परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ही दान करता है, इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण करता है। ठीक है, चलो इतना समझ गए। अब जितना इलेक्ट्रॉन वो दान करेगा उतना धनावेश आ जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा उतना ऋणावेश आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब इतना क्लियर है तो अब हम ऑक्सीकरण अवस्था की परिभाषा निकालते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अब सुनिए परिभाषा। किसी तत्व या परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, इसकी संख्या को ही ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। बस दूसरी परिभाषा, किसी तत्व या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के दान करने या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से उस पर जो आवेश आता है, जो आवेश उत्पन्न होता है, उसे ही ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब ये परिभाषा क्लियर। अब मेरे भाई एक मार्कर दो ब्लू कलर का। हाँ, तो मेरे भाई एक चीज यहां समझने वाली ये है कि जो देखो इलेक्ट्रॉन, जो तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन दान भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मेरे भाई जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, अब दान करेगा तो ऑक्सीकरण अवस्था जो उत्पन्न होगी वो होगी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, पॉजिटिव ऑक्सीडाइजेशन स्टेट। ठीक है, सेकंड हमारी होती है ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे तो धनात्मक होगी, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो ऋणात्मक होगी, मतलब ऋण वाली ऋणात्मक में आएंगी, धन वाली धनात्मक आएंगी। ठीक है, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। इतना क्लियर है ना? अब मैं आपको आज ऑक्सीकरण अवस्था किसी तत्व की, किसी यौगिक में से ये निकालना आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के भी कुछ नियम होते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, अब कुछ नियम होते हैं तो उनमें आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। ठीक है, पहले तो मेरे भाई पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कोई भी जो यौगिक होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी जो यौगिक होता है उस यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था टोटल शून्य होती है। क्या बोला मैंने? किसी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। पहला पॉइंट हो गया, समझ में आ गया? समझा रहा हूं। जैसे मान के चलो दोस्तों, ये एक H2SO4 यौगिक है, तो इस यौगिक की टोटल ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी, टोटल ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी, क्योंकि जो यौगिक होता है वो अप्रोक्सिमेटली उदासीन होता है। तो ये हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। अब यौगिक कोई सा भी हो सकता है ना? अब यहाँ H3PO4 भी हो सकता है ना? कोई सा भी हो सकता है, FeCl3 भी हो सकता है, यौगिक कोई सा भी हो, किसी भी यौगिक की जो टोटल ऑक्सीकरण अवस्था होती है मेरे भाई वो शून्य होती है। क्लियर हो गया? इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा ये है मेरे भाई, सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि कोई अणु जब गैस अवस्था में होता है तब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। ठीक है, मतलब कोई भी अणु है वो गैसीय अवस्था में है तो उस कंडीशन में भी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है, कैसे शून्य होगी? देखो कैसे शून्य होगी, जैसे मान के चलो ये H2 है, मान के चलो ये क्या है? H2, तो इस H2 की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी क्योंकि H2 गैस है, H2 क्या है? गैस है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी। अब हमने मान लिया O2, तो O2 क्या है? गैस है, गैस है तो ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी। ठीक है, चलो समझ गए ना? जैसे मान के चलो N2 की बात करें तो N2 भी क्या है? गैस है, तो ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी, मतलब गैसीय अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्लियर। थर्ड पॉइंट मेरे भाई हमारा ये है कि थर्ड पॉइंट हमारा है कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में होता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। स्वतंत्र अवस्था में मान के चलो हमने ये Zn लिख दिया, Zn किसी से कनेक्ट नहीं है,
Zn यहाँ किसी से नहीं जुड़ा, यहाँ किसी से नहीं जुड़ा, नहीं जुड़ा ना, मतलब ये स्वतंत्र अवस्था में है, मींस इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी। ठीक है, शून्य होगी मतलब ये जीरो इक्वेट करेगा, जीरो इक्वल होगा। ठीक है, अब इतना ध्यान रखना। अब जैसे मान के चलो, अब देखो ये स्वतंत्र अवस्था में है तो ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। ठीक है, लेकिन जब ये किसी से यौगिक बनाएगा तो इस पर आ जाएगा 2+, जब किसी से यौगिक बनाएगा तब आएगा 2+, लेकिन अब जब किसी से यौगिक नहीं बना रहा, ये स्वतंत्र अवस्था में है तो शून्य होगा। ठीक है, हमारे 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब चौथा पॉइंट हमारा मेरे भाई ये है कि हमें जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो हमारा ये H2SO4 है। ठीक है, अब H2SO4 में हमें जो है ना, हमें जो है वो S की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को हम x मान लेंगे, ये x मान लेंगे। ठीक है, और बाकी की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो हमें आनी चाहिए। ठीक है, इतना आप क्लियर हो गया। अब बेसिकली दोस्तों कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था आपको बेसिकली आना चाहिए, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे निकाली जाती है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये है ना, जैसे मान के चलो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पर क्या होता है 1+, मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1+ होती है। सोडियम की बात करें तो इस पर क्या होता है Na+। ठीक है, मतलब इसकी 1+। यदि पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम की भी 1+ होती है। ठीक है, यहां से इसकी बात करें तो इसकी भी 1+ होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऑक्सीकरण अवस्था है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों ये पहला ही यौगिक है H2SO4। ठीक है, H2SO4 है, इसमें हमें S की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। किसकी निकालनी है, S की। ठीक है, तो देखो अब S की निकालनी है, हमें पता है पूरे यौगिक की शून्य होती है। ठीक है, अब S की निकालना है तो S को हम मान लेंगे X। ठीक है, हमारे रूल्स पता है, तो देखो यहां से स्टार्ट कर दो। पहले तो H की, तो H की कितनी होती है 1, तो हमें क्या लिखना है 1 लिखना है। ठीक है, इसके बाद H हमारे पास हैं कितने, H हमारे पास 2 हैं। देखो H की 1 होती है लेकिन हमारे पास 2 है, तो इनटू हमने कर दिया प्लस लगा दिया। S की हमें निकालनी है ना, S की हमें निकालनी है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, X मानना पड़ेगा। अब ये प्लस क्यों लगाया मेरे भाई, तो दोस्तों अगर एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो देखो इसका कंप्लीट हुआ प्लस, अब S का X मान लिया प्लस, इसकी भी कंप्लीट, अब हम प्लस लगा देंगे। O की कितनी होती है, तो O की होती है 2-। ठीक है, तो हमने लिख दिया -2। ठीक है, अब इंटू कितना O है 4 है, तो इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये x है ना, और 4 2 जा 8, ये माइनस है तो ये -8 इज इक्वल टू 0। 8 में से 2 को आप घटा दो तो x - 6 बराबर 0। इसको इस तरफ ले जाओ, x बराबर प्लस का 6, x बराबर प्लस का 6, मतलब यहाँ मेरे भाई s की जो ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आई है वो हमारी +6 है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, समझ गए होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड हमारा यौगिक उठाते हैं, आप देखिए बस समझिएगा। ठीक है, चलो है ना, हमारा सेकंड यौगिक है H3PO4। इसमें हमें P की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। ठीक है, किसकी निकालनी है, P की। ठीक है, देख लो H की हमें कितना पता है 1 होती है, तो ये रख दिया 1। कितने H है 3, तो इंटू 3, प्लस P की कितनी है, तो P की कितनी होती है, P की निकालना है तो क्या मानेंगे हम, X मान लेंगे। ठीक है, तो ये X मान लिया, प्लस O की कितनी है, तो O की होती है -2, तो ये हमने -2 रख दिया। अब O हमारे पास है कितने 4, तो इंटू 4 अब इज इक्वल टू क्या, तो देखो ये पूरा यौगिक है और पूरी यौगिक क्या होती है 0, तो ये रख दिया 0। 3 1 जा 3x, 4 2 जा 8 है ना। अब ये माइनस है तो -8, 8 में से 3 घटा दो, कितना बचा -5 है ना, बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 यहाँ भी आएगा। ठीक है, 5 को इस तरफ ले जाओ तो x बराबर आ जाएगा +5, तो ये मेरे भाई +5 आ गए। तो मेरे भाई इस टाइप से हम किसी भी तत्व या किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना आप
कंप्लीट करोगे उतना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, ठीक है। और दिखाते हैं, जैसे मान के चलो एक हमने छोटा सा यौगिक उठा लिया है H2O, ठीक है। अब H2O में हमें O की निकालनी है, किसकी निकालनी है, O की। निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। देखो अब हमें पता है H की कितनी होती है 1, तो ये रखा हमने 1, कितने H है 2, तो ये 2, O की निकालनी है, X हो जाएगी बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 2 एकम 2 प्लस X बराबर 0, ठीक है। अब ये हो गया, हमें X की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस तरफ ले जाओ, X बराबर ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2, तो ये हमारी -2 निकल जाएगी। मतलब हम दोस्तों किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो और निकाल के देखते हैं। जैसे मान के चलो अपने हिसाब से, जैसे मान के चलो हमने एक यौगिक रख लिया H2O7, हमने ये कोई यौगिक उठा के रख लिया, इसमें हमें H की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, ठीक है। निकालते हैं, H की कितनी होती है 1, ये रख दिया, कितने H है 2, ठीक है, प्लस H की क्या हो जाएगी X, है ना, H की निकालना X, लेकिन हमारे पास S है कितने 2, तो इंटू 2, O की कितनी होती है -2, तो ये -2 रख दिया इंटू 7 और पूरा यौगिक की 0, तो ये हो गया, यहाँ 2 बन जा 2, है ना, यहाँ पर 2 का x में मल्टीप्लाई कर दो 2x आ जाएगा, यहाँ माइनस का 14 बराबर 0, 14 में से इसको 2 को घटाएंगे तो 2x बराबर माइनस का 12 बराबर 0, इसको इस तरफ ले जाओ तो 2x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 12, 2 से काट दो 2 छिंग 12, मतलब x बराबर मेरे भाई आ गया है प्लस का 6, ये हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में हम और भी आपको ऑक्सीकरण अवस्था लेकर आएंगे, इससे डिफिकल्ट यौगिक लेंगे और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको समझाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मिलते हैं